आईपीसी में ये प्रिंसिपल चल रहा था और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिद्धांत हैं आपराधिक मामलों के। फिर एक बार हम दोहरा देते हैं कि कौन कौन अब तक सिद्धांत बताए गए। पहला सिद्धांत आपका बताया गया था प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, यानी कि निर्दोषता की उपधारणा। बैठिए भाई। दूसरा आपका बताया गया था फ्री लीगल एड, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता। तीसरा वैकेरियस लाइबिलिटी, यानी कि प्रतिनिधिक दायित्व। चौथा आपका बताया गया अनुच्छेद 20 के क्लाज माने अनुच्छेद 20 में आपका 3 सिद्धांत है क्रिमिनल मामलों के। अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टोला, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में है दोहरे खतरे, यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। 20 के क्लाज 3 भी बताया गया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अपराध रोपण के विरुद्ध संरक्षण। वैसे कोरिलेट करना चाहिए था हमें, हल्का सा मिस जरूर हो गया 164 में। देखिए आपका 164 में आपका मिस ये हो गया इतना पढ़ाने के बावजूद भी कि अनुच्छेद 20(3) से इसे कोरिलेट किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 20 कोरिलेट कर दे रहे हैं, छूटा है तो एक लाइन तो बता ही जा सकता है। अनुच्छेद 20 का खंड 3 ये बताता है कि किसी अपराध के अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नहीं किया जाएगा, सकता नहीं, नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभियुक्त स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसको संरक्षण दिया जाए। अतः बाध्य नहीं किया जाएगा। इसीलिए मजिस्ट्रेट चेतावनी देते हैं, पहली चेतावनी यही देते हैं कि तुम अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो। क्यों चेतावनी देते हैं? क्योंकि किसी भी अभियुक्त को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। तो चेतावनी पर भी जो भी बोलना, क्या बोलना, स्वेच्छा से बोलना, और जो भी बोलोगे तुम्हारे खिलाफ किस रूप में प्रयोग होगा, साथ। ये 3 चेतावनी पहले दी गई और तब 164 सीआरपीसी के तहत क्या लिखा गया? कन्फेशन। आइए अब आईपीसी में देखा जाए ये 3 सिद्धांतों के बाद हमने एक और सिद्धांत बताया था जो आपका लगातार कंपटीशन में बनता रहता है। वह सिद्धांत है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, या कठोर दायित्व के अपराध, या दुराशय के अपवाद, या आपराधिक मनः स्थिति के अपवाद, या किन अपराधों के लिए इंटेंशन का होना, मेंसरिया का होना आवश्यक नहीं है। तो ये भी रट्टा मार कर जाना है। अपराध के लिए 2 बातें समानता आवश्यक हैं। कौन कौन? एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। एक्टस रिया का मतलब बताया गया आपराधिक कार्य और मेंस रिया का मतलब आपराधिक आशय। लेकिन इंग्लैंड में 3 अपराध ऐसे हैं जहां केवल एक्टस रिया काम करेगी, मेंस रिया का कोई मतलब नहीं है, चाहे मेंस रिया हो या मेंस रिया न हो, आपका दंडित होगा अभियुक्त। भारत में कितने अपराध बताए गए? 5। और यहीं आपका पूछा जाता है कि किस अपराध के लिए आशय एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो 5 में से एक ऑप्शन देगा। और ज़्यादातर जो अब तक के इतिहास में पूछा गया है बाइगेमी और किडनैपिंग। अब अंतिम आपका इसमें सिद्धांत, चूंकि आपका एक और सिद्धांत इसी के साथ पढ़ाना है भाई, ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत भी इसी समय पढ़ा देना है, यानी कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, क्योंकि शाम वाले पीरियड में भी आपका छूटा ही रह गया है।
तो भाई ये हुआ था कि सुबह वाले पीरियड में आपका सामान्य बातों में ही वह भी सिद्धांत हम बता देंगे, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। अभी मेंस में भी आपका झारखंड में ये आया था और कई जगह आजकल मेंस में भी पूछा जा रहा है। प्री में वैसे यूपी में आपका जो पढ़ाया जाएगा ज्वाइंट लायबिलिटी, दो क्वेश्चन आया था, जे में भी आया था, एपीओ में भी आया था। और एक क्वेश्चन आपका बनता ही रहता है। क्वेश्चन का मॉडल पहले भूमिका देख लिया जाए 1-2 मिनट। क्वेश्चन का मॉडल ये बना था कि ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया। तो आर वर्सेज क्रूज का केस है, वो आगे बताया जाएगा। आर वर्सेज क्रूज का ये पहला क्वेश्चन बना था। दूसरा क्वेश्चन भी बना था कि 34 और 149 धारा में अंतर किस केस में बताया गया। तो नानक चंद का केस है, ये पूछा था। फिर तीसरा क्वेश्चन जे में आ गया कि धारा 34 में किस सन में संशोधन किया गया। तो 1870। ये तीन दो क्वेश्चन तो आपका एपीओ में आया और एक क्वेश्चन आपका जे में आया था। तो ये सभी क्वेश्चन ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत जब हम बताएंगे तो उसी में आपका कवर हो जाएगा जितने क्वेश्चन हैं। लेकिन इसके पहले अभी एक सिद्धांत बचा है और वह सिद्धांत है वैधानिकता का सिद्धांत। एक सेकंड निकाल लिया जाए। देखिए वैधानिकता का सिद्धांत क्या कहता है, और यहाँ से आपका प्री में आपका क्वेश्चन बना है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैधानिकता का सिद्धांत कहता क्या है, यानी कि आपका प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी का मतलब क्या हुआ। वैधानिकता का सिद्धांत, इस वैधानिकता बंद कर दीजिए, निकाल लेने दीजिए। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी कहता क्या है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है और कौन सा मॉडल एपीओ और जे में बना है वो भी हमें देखना है। देख देखिए अब शुरुआती दौर से इसकी शुरुआत की जाए। वैधानिकता का सिद्धांत इंग्लैंड का ट्रेडिशनल सिद्धांत है, परंपरागत नियम है। यानी कि कॉमन लॉ का यह परंपरागत नियम है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तभी दायी ठहराया जाएगा जब उस कार्य को दंडित करने के लिए कोई कानून हो। देखिए वैधानिकता का सिद्धांत आपका कॉमन लॉ से उठाइएगा। मैं एक दिन बताया था कॉमन लॉ कई जगह आपका कॉमन लॉ काम करेगा। कॉमन लॉ मतलब हिंदी में हुआ सामान्य विधि या साधारण विधि। इंग्लैंड में दो प्रकार के कानून हैं। एक ऐसे कानून जो कस्टम पर, यूजेज पर, ट्रेडिशन पर या कन्वेंशन पर चलते हैं।
यानी कि प्रथा, रूढ़ि, परंपरा और अभिसमय पर चलते हैं, उन्हें कॉमन लॉ कहा जाता है। दूसरा प्रकार का ऐसा कानून है जिसे संसद ने बनाया है, यानी कि संसद ने विधेयक पास किया और वहाँ के राजा ने साइन किया, तब कानून बना। इसे कॉमन लॉ नहीं कहा जाता, इसे स्टैट्यूटरी लॉ कहा जाता है, या अधिनियमित विधि या संविधि कहा जाता है। स्टैट्यूट, तो जब भी बोला जाए स्टैट्यूट, यानी कि वह कानून संसद ने क्या किया है, बनाया। कॉमन लॉ बोला जाए तो बनाया नहीं, जो परंपरा आ रही है उस पर आधारित। तो टाट में आपका पूछा जाता है, बिहार उहार में, एलएलएम में भी, और वह ये पूछा जाता है कि अपकृत्य का आधार क्या है, तो इंग्लैंड का कॉमन लॉ है। कानून से उत्पन्न नहीं हुआ टाट, बल्कि इंग्लैंड के न्यायालयों ने क्या दिया, निर्णय। तो अपकृत्य का आधार क्या है, तो इंग्लैंड का कॉमन लॉ। आगे देखा जाए तो वैधानिकता का सिद्धांत ये कहता है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तभी दंडित किया जाएगा जब उस कार्य को किसी कानून द्वारा ऑफेंस या अपराध घोषित किया गया हो। यदि उस कार्य को किसी भी कानून द्वारा अपराध घोषित न किया गया हो, तो ऐसी दशा में उस कार्य के लिए व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में स्पष्ट रूप से समाहित हैं, जहाँ की कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात की गई है और विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, इसकी भी बात की गई है। इसको जो इंग्लिश मैक्सिम कभी काल पूछा जाता है, तो नुल्ला पोएना साइन लेगे, नुल्ला पोएना साइन लेगे कहा जाता है, यानी कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता या बिना विधि के अपराध संभव नहीं है। पूछा जाता है, इसको थोड़ा सतर्क रहेगा। इसे ही वैधानिकता का सिद्धांत कहते हैं, रट डालिए, इसे ही क्या कहते हैं, वैधानिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में निम्नलिखित 4 बातें समाहित हैं, यानी कि वैधानिकता के सिद्धांत में 4 बातें ऐड हैं और वहीं 4 बातें प्री में पूछी गई हैं। पहले मॉडल बना दिया जाए, तब चारों बातों को डिटेल में देखा जाए। देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैधानिकता के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो जब शामिल नहीं है दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 बातें मैं बताऊंगा उनमें से 3 बातें दी जाएंगी ऑप्शन में, और एक बात वहां से क्या रहेगी, बाहर। और कौन शामिल हैं, तो ज़्यादा चांस ये है कि 4 बातों में 3 बातें दी गई हो और उपर्युक्त क्या दिया गया हो, सभी। तो 2 मॉडल से प्री में क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है क्वेश्चन। पहली बात यह है कि दंड विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है वह भूतलक्षी नहीं हो सकती। तो एक लोग पूछ रहे थे, मैं बताया भी था कि भूतलक्षी और भविष्यलक्षी। भविष्यलक्षी का मतलब ये हुआ कि जिस दिन कानून बना है उसके आगे ही लागू होगा, पीछे से नहीं। और भूतलक्षी या बैकडेट से लागू होना का मतलब कि कानून 1 जनवरी 2012 को बना, तो 1 जनवरी 2012 के पीछे से भी उसे क्या करना, लागू करना। तो आइए क्रिमिनल लॉ पर, इसको कहते हैं प्रास्पेक्टिव। प्रास्पेक्टिव का मतलब भविष्यलक्षी और रिप्रास्पेक्टिव का मतलब भूतलक्षी। तो आप लोग बताइए, अब यही 4-5 क्वेश्चन दिमाग में बैठाइए।
भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत, प्रास्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया? पहले तो संविधान में आइए 2-3 क्वेश्चन। तो आपका गोलकनाथ का केस होगा। गोलकनाथ के बाद में संविधान संशोधन को अवैध या असंवैधानिक घोषित किया गया, लेकिन ये कहा गया कि यह जो निर्णय है यह कब से लागू होगा? आगे से। पीछे वाले सारे मामले वैध होंगे और आपका 27 फरवरी 1967 को फैसला दिया गया, उस तारीख से आगे वाले मामलों में लागू। तो इसको हम कहते हैं प्रास्पेक्टिव। और भूतलक्षी प्रभाव का मतलब कि जितने पिछले कार्य हैं सब में लागू होगा। तो कानूनों का दो प्रभाव हो सकता है, याद रखिए। एक आपका भविष्यलक्षी और दूसरा कौन? भूतलक्षी। अब मूल अधिकारों का प्रभाव बताइए। मूल अधिकार आपको कब से मिले हैं? तो 26 जनवरी 1950। अगर 26 जनवरी 1950 के पहले का कार्य है तो क्या उन कार्यों के लिए आप अपने फंडामेंटल राइट की मांग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि मूल अधिकारों का जो प्रभाव है वह रिप्रास्पेक्टिव या भूतलक्षी नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया गया हो और किस तारीख से पहले किया गया था, आपका 26 जनवरी 1950 के पहले, तो वह डिमांड नहीं कर सकता इसकी, क्योंकि मूल अधिकारों का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। कैसा है? भविष्यलक्षी। ये याद रखना है। तीसरा आपका जो भूतलक्षी भविष्यलक्षी में देखना है, सामान्यतः संसद सक्षम है कि वह किसी कानून को या तो भूतलक्षी रूप से लागू कर सके, यानी कि बैक डेट से लागू कर सके, या भविष्यलक्षी रूप से। रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 आपराधिक मामलों में जो सब्सटेंसिव कानून होते हैं, सारवान कानून होते हैं, उनको बैक डेट से लागू करने पर रोक लगाता है। यह रोक एक फंडामेंटल राइट है और ये बता देता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कि कार्य अगर किया गया, उस समय कोई कानून नहीं था, आपने बाद में कोई कानून बनाया, तो क्या पिछले कार्यों के लिए उस कानून के तहत सजा दी जा सकती है कि नहीं? नहीं। तो केवल आपका संसद पर एक रोक लगाई गई है कि वह जो पेनल लॉ है, और पेनल लॉ में प्रोसीजरल नहीं, कौन सा? सब्सटेंसिव, जैसे आईपीसी, इसका बैक डेट से इसे लागू नहीं कर सकती, क्योंकि ये वैधानिकता के सिद्धांत की पहली शर्त है कि आप पेनल लॉ को बैक डेट से या भूतलक्षी प्रभाव दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर संसद ऐसा करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के और संसद के ऐसे कानून को क्या करा सकते हैं? रद्द। इसमें कोई शक नहीं है। अब एक उदाहरण लास्ट में देखा जाए। भूतलक्षी भविष्यलक्षी हो गया। एक उदाहरण स्टैकिंग का ही मैं बताया था, फिर देखते हैं। किसी स्त्री का पीछा करना, चाहे सोशल मीडिया से करिए, बार बार मिस कॉल दीजिए, तब भी पीछा होगा, आपका आईटी एक्ट में जाएगा। और शारीरिक रूप से पीछा करिए तो 354D। जैसे कि कुछ आपका मैंने अल्ट्रा वायरस लोग हैं, अल्ट्रा वायरस मैंने अधिकारातीत हैं, अधिकारातीत मैंने सीमा से कहाँ जाने वाले? बाहर। अब ग्रुप ऑनलाइन लड़कों ने ग्रुप बनाया है भाई, ऑफलाइन ने नहीं बनाया। वो हम भी एक दिन देखे तो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं बिहार वहार से, वही एडमिन है, हमें भी एडमिन बना दिए हैं।
तो भाई हम तो जानते भी नहीं कि एडमिन है, उतना समय ही नहीं मिलता। बाद में लोगों ने कहा तब देखे, तो फिर सार्वजनिक सूचना दी गई कि भाई इस ग्रुप में फालतू मैसेज न भेजा जाए, नहीं तो पूरा ग्रुप डिलीट कर दिया जाएगा, आदमी लेफ्ट हो जाएगा। मेरे द्वारा कोई ग्रुप बनाया नहीं गया है और न भविष्य में बनाया जाएगा। भाई आपका ग्रुप अलग हमारे द्वारा बनाया जाता है, जो किसी को दिखाई न दे, हम सबको देख सकते हैं, एक बार में सबको मैसेज कर सकते हैं लेकिन आपके यहाँ ग्रुप दिखाई नहीं देगा। तो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, कि हम ग्रुप बनाएंगे, एक ही बार मैसेज करेंगे, सबके यहाँ जाएगा, लेकिन वो ग्रुप किसी पर दिखाई। अब उसमें कुछ आपका लोग हैं कि एक दो लड़कियों का जो ऑनलाइन पढ़ती हैं, नंबर सर्च करके नोट्स मांगना शुरू किए, मिस कॉल मारना शुरू कर दिए। तो आपका तो भाई ऐसा कार्य न किया जाए, थोड़ा नैतिकता भी बरती जाए, क्योंकि सूचना के लिए ग्रुप बना है। अगर ऐसा कार्य होता रहा तो मजबूरी में आकर, जैसे नोटिफिकेशन बंद कर दिया गया ऐप पर, अब न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, हाय हेलो करते थे लोग फालतू में, तो ये भी ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। जिसको बनाना हो अपना बनाए और चलाए, उससे हमें मतलब नहीं है। फिर एक बार बैक होइए, तो उदाहरण हम स्टैकिंग का अच्छा बता रहे थे। किसी स्त्री का बार बार पीछा करना, पीछा करना नहीं पूछा गया था इंटरव्यू में, बार बार स्पष्ट लिखा गया है। तो स्टैकिंग जो अपराध बनाया गया आईपीसी के तहत 3 फरवरी 2013 को इसे अपराध बनाया गया। अब समस्या ये है कि अगर 2 फरवरी 2013 को कोई पुरुष किसी स्त्री का कई बार पीछा किया हो स्त्री के मना करने के बावजूद, तो क्या वह पुरुष जो 3 फरवरी को कानून बना उस कानून के तहत दंडित होगा कि नहीं? तो बताइए होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वैधानिकता का सिद्धांत की पहली शर्त है कि क्रिमिनल जो सब्सटेंसिव लॉ है, क्या उसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है कि नहीं? बैकडेट से लागू किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। और विधि के बिना अपराध नहीं। तो जब 2 फरवरी को कोई कानून ही ऐसा नहीं था, तो क्या अभियुक्त को 3 फरवरी को कानून बनाकर 2 फरवरी वाले कार्य के लिए दंडित किया जाएगा? नहीं। कौन सा अनुच्छेद इस मामले में हमें प्रोटेक्शन देता है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्य के बाद बनी आपराधिक मामलों में विधि से हमें मूल अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल 20 का कौन सा क्लास 1? न समझ में आए हो फिर बताया जाए, एक बार कहिए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, वैधानिकता की जो दूसरी शर्त है कि जो पेनल लॉ होते हैं, जो आपराधिक विधि होती हैं, उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कठोर निर्वचन किया जाता है, कठोर व्याख्या की जाती है। अब कठोर और मुलायम, एक दिन मैं बताया था कि कठोर क्या है, मुलायम। मुलायम मतलब उदार होता है, लिबरल। उदार जब देखिए आपका कानून की व्याख्या के तमाम नियम हैं, और वह आपका जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट आप लोग पढ़ते हैं, निर्वचन के सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें तमाम नियम मिलेंगे। उन तमाम नियमों में आपका जैसे मिसचीफ रूल है, गोल्डन रूल है, आपका लिटरल रूल है, तमाम सिद्धांत है। अब उतना बताना संभव नहीं है। उसी में एक और सिद्धांत है कि विधियों का कठोर निर्वचन, कठोर मने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। स्ट्रिक्ट में होता क्या है समझिए, कि न्यायालय जो शब्द लिखा गया है उन शब्दों से बाहर जाने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है। और जहाँ भी मैं बता दूं, हल्का सा भी अगर संदेह उत्पन्न होता है, तो उस संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है, न कि अभियोजन को।
किन कानूनों की कठोर या शब्दशः व्याख्या की जाती है? सकता है लिखा है तो सकता ही है, करेगा तो करेगा ही, और लिखा है तो और, या लिखा है तो या ही माना जाएगा। और आपका 7 वर्ष से कम लिखा है तो 7 वर्ष से कम ही माना जाएगा। यानी कि न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं है कि शब्दों की व्याख्या उसके सामान्य अर्थ से जाकर कहाँ करे, बाहर। जो शब्द लिखे गए हैं उसी को मानना, और जहाँ भी हल्का सा भी क्या आ जाए डाउट, तो उसका बेनिफिट किसको दिया जाता है? अभियुक्त को। तो किन कानूनों की कठोर व्याख्या की जाती है? ये एलएलएम और तमाम जगह पूछा जाता है। 2 कानून रट कर जाइए, एक टैक्स वाले मामले यानी कि कर कानूनों की, और एक पेनल लॉ की यानी कि आपका दांडिक विधि की। तो कर, अब आइए, कोई करदाता है तो अब कर का जो कानून है आपका, ऐसी दशा में उसकी व्याख्या शब्दशः की जाएगी। और जहाँ भी कोर्ट को संदेह हो गया कि इसे कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो कर से क्या करता है न्यायालय? मुक्त करता है। तो किसके फेवर में बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है? टैक्स पेई के फेवर में, यानी कि करदाता। उसी प्रकार आपराधिक मामलों में भी जो भी कानूनों का निर्वचन होगा, व्याख्या की जाएगी, एक्सप्लेन किया जाएगा, वह कठोर होगा, शब्दशः होगा। अब एक दो उदाहरण देखिए कठोर का। अब कठोर का उदाहरण 2-3 आईपीसी में देखना पड़ेगा। एक तो आपका 82 और 83 में देखिएगा। एक कठोर का हम 309 बताएंगे आईपीसी की धारा, और एक कठोर का ले लिया जाए आपका धारा 24 ले लिया जाए, सही रहेगा। 3 धाराएं। अब एक एक धाराएं देखिए। उदाहरण धारा 82 में है कि अगर कोई शिशु है 7 वर्ष से कम का है तो वह पूर्ण उन्मुक्ति का हकदार होगा। यानी कि एब्सोल्यूट उसे छूट दी गई है आपराधिक विधियों से, अर्थात वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। लेकिन एज कितने से कम हो? 7 साल। ऐसे बच्चे को डोली इनकैपेक्स कहते हैं, अक्षम गुड़िया कहते हैं, अपराध करने में अक्षम व्यक्ति कहते हैं। और पिछली बार यूपी एपीओ का ही क्वेश्चन है कि डोली इनकैपेक्स का सिद्धांत किस धारा में, तो कौन सी धारा मार कराएंगे? और कितने साल से कम का? 7। और डोली कैपेक्स अब आ सकता है क्योंकि इनकैपेक्स तो पूछा ही गया है। डोली कैपेक्स मतलब जो सक्षम गुड़िया हो, तो सक्षम गुड़िया किस धारा में? 83 में। कितने साल से अधिक? 7 साल से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम। तो डोली इन कैपेक्स, डोली कैपेक्स माने अपराध करने में क्या? सक्षम। और इन कैपेक्स रहेगा तो अक्षम, और कैपेक्स रहेगा तो सक्षम। इन कैपेक्स की धारा में 82 और कैपेक्स की धारा में 83। अब यही आपका कठोर व्याख्या करिए भाई। एकोरेट जो 7 वर्ष वाला बच्चा है, अगर वह अपराध करता है तो न तो 82 में प्रावधान है और न ही 83। तो कठोर व्याख्या का मतलब ये हुआ कि अगर 82 में 7 वर्ष से कम लिखा गया है तो क्या जबरदस्ती न्यायालय 7 वर्ष मान लेगा? नहीं। 7 वर्ष से कम तो 7 वर्ष से कम। 7 वर्ष मानने का हक आपराधिक मामलों में न्यायालय को प्राप्त नहीं है। और 83 में 7 वर्ष से ऊपर लिखा है तो 7 वर्ष मानने का हक किसको नहीं है? न्यायालय को। इसी को हम कैसी व्याख्या कानून को कहेंगे? कठोर। अब बेनिफिट ऑफ डाउट पर भी आप आ जाइए कि अगर किसी कानून में लीगल फ्लॉपी है, विधिक दोष है, तो ऐसी दशा में संदेह का लाभ किसको दिया जाएगा? अभियुक्त को।
तो अगर 7 वर्ष का बच्चा है, न तो 82 में आ रहा है न 83 में, तो ऐसी दशा में संदेह का लाभ उसे दिया जाएगा और 82 में निर्वचन के नियमों के अनुसार उसे माना जाए, क्योंकि लाभ हमेशा कौन पाएगा? अभियुक्त। आपका पहला नियम। अब आइए दूसरा एक देखा जाए, एक उदाहरण। दूसरा कठोर निर्वचन में आइए 309 देखा जाए। 309 की पहले हल्का से 1-2 मिनट भूमिका देखिए। आईपीसी की धारा 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड को, आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाती है। तो जो कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करेगा और उस प्रयास की दिशा में कोई कार्य या लोभ करेगा, वह दंड का भागी होगा। अब बेयर एक्ट आप खोलिए, दंड लिखा होगा सादा कारावास, सिंपल इम्प्रिजमेंट, सादा कारावास 1 वर्ष तक का, या जुर्माना, या दोनों। यही तो लिखा है। सादा कारावास कितना अधिकतम? 1 वर्ष, या जुर्माना, या दोनों। लेकिन ये पहले नहीं था। निर्वचन का सिद्धांत हम बता रहे हैं। पहले ये था कि 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो मैं बताया था भाई शुरुआती दौर में, गलत ना हो, कि अगर बीच में एंड लगा है, इसका मतलब हुआ कि कुछ कारावास भी दिया जाएगा और अभियुक्त पर कुछ न कुछ जुर्माना लगाना भी क्या है? आवश्यक। कारावास का भी सजा और क्या लगाया जाएगा? जुर्माना। चनबोरा का केस आया। चनबोरा के केस में ये बता दिया गया 309 में कि चूंकि बीच में और शब्द लिखा है, तो केवल ऐसे व्यक्ति को जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ न कुछ कारावास का दंड क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो और लिखा है तो दोनों साथ में, क्या न्यायालय अपने मन से या बना देगा? नहीं, संभव नहीं है। तो बाद में संशोधन किया गया 309 में और या लिखा गया। तो संशोधन किसने किया? विधायिका ने, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने संशोधन करके और न्यायालय के निर्णय के बाद और जो था क्या बना दिया? या। ये दूसरा आपका वैधानिकता का सिद्धांत हुआ कि दंड विधि की कैसी इंटरप्रिटेशन या व्याख्या होनी चाहिए? स्ट्रिक्ट, यानी कि कठोर। तीसरा ये दंड विधि सर्टेन होनी चाहिए, यानी कि जो पेनल लॉ है वह निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं। यानी कि इसका मतलब समझिए भाई, आपराधिक विधि में जब आप किसी अपराध की परिभाषा दीजिए, तो वैधानिकता का सिद्धांत ये कहता है कि वह परिभाषा बिल्कुल क्या होनी चाहिए? क्लियर कट। क्लियर कट मतलब कि संदेह की गुंजाइश न रहे। जैसे कि उदाहरण के रूप में चोरी की परिभाषा 378 में दी गई है, तो एकदम क्लियर कट बता दिया गया है कि चोरी तभी होगी जब पांचों तत्व एक साथ क्या करते हों? मिलते हों। अगर एक भी तत्व मिस हो गया तो क्या चोरी का अपराध होगा कि नहीं? नहीं। 5 तत्व हैं तो पांचों तत्व एक साथ मौजूद होने चाहिए। स्पष्ट बता दिया गया है। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? चल संपत्ति। वह संपत्ति किसी के क्या हो? कब्जे में। कब्जे से कहाँ ले जाया गया हो? बाहर। कब्जेधारी की सम्मत से कि सम्मत के बिना? तो सम्मत से ले जाएगा तो चोरी होगा कि नहीं? ये भी एक बार बना है कि कौन चोरी का आवश्यकता नहीं है और दे दिया सम्मत से ले जाना। और कई दिमागदार उसी में भ्रम जाते हैं, तो सम्मत के बिना ले जाएगा और सम्मत से ले जाएगा तो कोई अपराध नहीं होगा। और अंतिम है, संपत्ति हटाते समय आशय क्या हो? बेईमानी का। तो क्या चोरी की परिभाषा क्लियर कट दी गई है कि नहीं? दी गई है। यानी कि कानून जब भी बनाइए, आपराधिक कानून, एकदम वह निश्चित होना चाहिए। परिभाषा आपका जब भी दीजिए
अपराध के तत्वों को स्पष्ट रूप से उसमें क्या करिए, लिख दीजिए। ये नहीं कि आपका कुछ छोड़िए कुछ लिखिए ना, पूरी बात क्लियर कट क्या करिए। और तीसरा आपका निश्चित होनी चाहिए। इसी में एक और देखिए, अगर कहीं भी हल्का सा अनिश्चितता आ जाए तो बताइए इसका लाभ किसको मिलेगा। तो 82-83 पर ही जोड़ लीजिए कि 82 में 7 साल से कम का बच्चा, 83 में 7 साल से ऊपर, तो थोड़ा बहुत अनिश्चितता आ गई तो लाभ कौन पाएगा, बच्चा। और किस में माना जाएगा, 82 में। एक अनिश्चितता आप 72 से देखिए, आईपीसी की धारा एक, हम निश्चितता पर एक और अच्छा उदाहरण हम दे रहे हैं, वह आईपीसी की धारा 72 से ध्यान में रखिए। अगर किसी अभियुक्त का अपराध न्यायालय में साबित हो गया लेकिन संदेह हो गया कि दो अपराधों में से यह कौन सा अपराध किया है, तो जब संदेह हो गया तो दांडिक विधि का ये नियम है कि संदेह का लाभ किसको दिया जाएगा, अभियुक्त को। तो बताइए जिस अपराध में दंड अधिक है वह दंड दिया जाएगा कि जिसमें कम है, जिसमें कम है। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये सेक्शन किस सेक्शन में आएगा, 72। एक बार देखिए तो, एक बार देखिए तो भाई, सही है ना। इसी पर एक देखिए उदाहरण भी सेट करना है भाई। अगर अभियुक्त पर चोरी का इल्जाम लगाया गया तो चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में हल्का सा ही अंतर है। अगर संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का तो चोरी, और बाद में इरादा बेईमानी का तो अपराध। अब ध्यान से समझिए इस उदाहरण को। ये साबित हो गया कि अभियुक्त का इरादा बेईमानी का था, लेकिन संदेह ये उत्पन्न हो गया कि संपत्ति हटाते समय था बेईमानी का कि बाद में। यानी कि ये मामला चोरी में जाएगा या आपराधिक दुर्विनियोग में। तो जैसे ही संदेह उत्पन्न हो गया, इस संदेह का लाभ कौन पाएगा, अभियुक्त। और जिस अपराध में अधिक दंड रहेगा कि कम, कम वही दंड दिया जाएगा। तो आपराधिक दुर्विनियोग में 2 साल का दंड है, घर के बाहर चोरी में 3 साल का। तो किसके लिए दंडित किया जाएगा, आपराधिक दुर्विनियोग। अंतिम देखिए, दंड विधि की अधिगम्यता। अधिगम्यता का मतलब ये हुआ कि दंड विधि क्लियर होनी चाहिए, यानी कि सुबोध सुबोध होनी चाहिए। सुबोध का मतलब सुबोध और सुगम्य। सुबोध और सुगम्य का मतलब ये हुआ कि अगर किसी आम आदमी से कहा जाए कि ये दंड, ये जो अपराध की परिभाषा है या बेयर एक्ट में जो बात लिखी गई है आप पढ़िए और पढ़कर हमें समझा दीजिए, तो एक आम आदमी भी उस परिभाषा को समझ सके। यानी कि कानूनों को इतनी सरल भाषा में लिखना चाहिए, आपराधिक कानूनों को, कि एक आम आदमी भी उनका क्या बता सके, अर्थ बता सके। तभी उच्चतम न्यायालय में एक लोकहितवाद दायर किया गया है कि जो अंग्रेज कानून बनाकर चले गए और ये क्लिष्ट क्लिष्ट भाषा का क्या कर दिए, एविडेंस इत्यादि में प्रयोग, इसको आसान भाषा में क्या किया जाए, लिखी जाए। और इसका भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। और वैसे भी मोदी सरकार आपका सूचनाएं आ रही हैं कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को हो सकता है कि पुनः नए सिरे से विचार कर रही हैं कि लिखा जाए, लॉर्ड मैकाले को छोड़ा जाए, स्टीफन को छोड़ा जाए। अब विचार सरकार इस बारे में कर रही है। अब आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन विचार में ये हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वो तो आगे आपका आएगा ही। तो इस प्रकार यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि चौथा पॉइंट ये मिला कि विधि की अधिगम्यता, यानी कि विधि सुगम्य हो, सुबोध हो, आसानी से पढ़कर कोई भी व्यक्ति उसका क्या बता सके अर्थ, और सबको समझ में आ जाए कि न आ जाए, आ जाए। अब देखिए मॉडल क्या बनता है कि वैधानिकता के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं। अब चारों आप समझ चुके हैं, फिर देखिए मॉडल। दांडिक विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती, शामिल ही है। दांडिक विधियों की कठोर व्याख्या की जाती है, ये भी शामिल है। दांडिक विधि की अधिगम्यता, ये भी शामिल है। दांडिक विधि में नैतिकता का समावेश होना चाहिए, तो कौन शामिल नहीं है वैधानिकता में? दांडिक विधि अनैतिक न हो, नैतिकता का समावेश हो, ये सब शामिल नहीं है। अनैतिकता नैतिकता से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इस प्रकार यही क्वेश्चन आपका बना है। तो इस प्रकार भाई आपका ये भी सिद्धांत समाप्त हो गया। कल ही क्लास चल पाएगा भाई आपका। अब कल भाई कॉपी लेकर आइए, आपका आईपीसी लिखवाया जाएगा कल। हाँ, मेंस के लिए, प्री के लिए तो नोट दिया गया है। एविडेंस में अभी लेक्चर चलेगा और आईपीसी और कांटेक्ट में लिखवाना है। लेक्चर अभी 2-4 दिन बंद रहेगा, मैंने दो आईपीसी में 1-2 दिन बंद रहेगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। इसके बाद फिर आईपीसी में 1-2 क्वेश्चन के बाद लिखवाना बंद रहेगा, फिर पूरा 50-60 धारा के बाद लिखवाना है। धारा 2-3 पूछी जाती हैं, 34, यानी बीच में वही 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं तो देखिए आराम से।